सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महावीर स्टडीज। और आज हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास के इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले, जो इस बार जो एग्जाम जो होने वाला है 2024 में, इसकी हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम इसमें भाई करने वाले हैं। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कई बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली तो मतलब बस आपका पेपर बहुत अच्छा ही जाने वाला है। अगर नहीं भी आते तो भी आपको पैटर्न पता चल जाएगा, लेकिन ये वाले क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जाते हैं। तो इस वाली वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना और इस वाले क्वेश्चंस को नोट्स करते हुए जाना। और ये खास करके मैंने ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए ही बनाई है जो 12th क्लास के हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस जो है कई बार पूछे जाते हैं और बच्चे जो है कई बार बोलते हैं कि भैया कुछ इंपॉर्टेंस बता दो जो आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में। भाई तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है भाई, ये 100% आएगा। तो अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली तो बस आपने सब देख लिया। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है महावीर स्टडीज और मेरा नाम है सन्नी राठौर। तो चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो चलिए, संख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। अब भाई जनसंख्या वितरण का क्या मतलब होता है भाई? अगर आप कोई भी पहले बात समझिए कि भाई अगर आप कोई भी पहले क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको वो ही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन करोगे कहां से, है ना भाई? सबसे पहले आप इसका मीनिंग समझिए। मीनिंग क्या है? मीनिंग भाई जनसंख्या वितरण को प्रभावित। भाई जनसंख्या क्या है? जनसंख्या जनसंख्या है क्या आखिरकार? 2 मिनट मारकर नहीं चल रहा। आखिरकार जनसंख्या जो है ये है क्या? भाई जनसंख्या किसी भी एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आबादी को ही तो जनसंख्या कहते हैं ना। हाँ, तो बस उसी की बात कर रहा है। तो वितरण वितरण का क्या मतलब होता है? वितरण का मतलब होता है फैलाव, कि जनसंख्या कहां पर कितनी है कितनी नहीं है, इसको हम बोलते हैं वितरण। और को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। यानी कि जनसंख्या जो वो फैल रही है, किसी भी क्षेत्र में जा रही है, तो किस कारण से जा रही है भैया, ये इसने पूछा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो चलिए इसको बताते हैं। तो भाई देखिए, पहला, भाई ये जब भी आए तो भाई जाहिर सी बात है, जनसंख्या एक से जब भी दूसरे स्थान पर जाती है तो किस कारण से जाती है भाई? ये चीज तो मन में बैठा लो, क्या के भौतिक और आर्थिक। भौतिक का क्या मतलब होता है? भौतिक का मतलब होता है पर्यावरण। हमारा जितना भी ये पर्यावरण है इसको हम बोलते हैं भौतिक। अब बात करते हैं आर्थिक कारक किसको बोलते हैं? आर्थिक। आर्थिक का मतलब रुपया पैसा, इससे जुड़े हुए सारे सारे कारक। ठीक है भाई, तो देखिए, तो सबसे पहले कौन सा कारक आ जाता है? भौतिक। भौतिक कारक में क्या क्या आ सकता है? पर्यावरण से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, क्या क्या हो सकता है? जल। भाई ये मैंने तो देखो भाई शॉर्ट में लिख रखा है, यहाँ पर खत्म है, 5 नंबर में आता है ये कई बार, लेकिन मैंने तो यहाँ पर शॉर्ट में ही लिख रखा है। लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना। क्यों? क्योंकि भाई मैंने यहाँ पर जल लिख रखा है, तो आपको बताना है कि जल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जल की वजह से एक से दूसरे स्थान पर लोग क्यों जाते हैं, है ना भाई? तो देखिए, पहला भौतिक कारक में क्या आ जाता है? जल। भाई ये जो जल होता है, मान लो अगर भाई इस वाले क्षेत्र में जल नहीं मिल रहा है तो क्या आप इसमें रहना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं करने वाले, क्योंकि भाई आप उसी क्षेत्र में तो रहोगे जिसमें आपको जल अच्छी मात्रा में मिल रहा है। अगर जल आपको अच्छी मात्रा में नहीं मिला तो आप बिल्कुल भी इस वाले क्षेत्र में नहीं रहने वाले, है ना भाई? जाहिर सी बात है। तो फिर दूसरा, क्यों क्यों नहीं रहने वाले? क्योंकि भाई जल ही तो जीवन है, ये वाला तो आपने सुना ही होगा। जल को हम पीते हैं और और उसका हम कई सारे काम करते हैं, कार भी धो देते हैं और अपने कपड़े धोते हैं, और भी कई सारी चीजें जो है किससे करते हैं हम भाई? जल से ही करते हैं। तो भाई इसलिए जल जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके कारण जनसंख्या एक से दूसरे स्थान पर जाती है। जलवायु। जलवायु किसको कहते हैं? जलवायु को कहते हैं हम वातावरण, कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा है। अगर आप ठंडे एरिया में जाओगे, देखोगे जम्मू कश्मीर के साइड में, वहां पर आपको आबादी ज्यादा नहीं मिलेगी। आपको आबादी कहाँ ज्यादा मिलेगी? जहां पर जलवायु जो है ठंडी भी है गर्म भी है, दोनों है। यानी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा आबादी मिलने वाली है। फिर भू आकृति, यानी कि भूमि जो है वो कैसी है। अगर भाई भूमि जो है समतल है तो भाई जनसंख्या अधिक आएगी, लेकिन अगर वो पहाड़ी है तो क्या आप वहां पर रहना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर घर बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है, ऊपर से काफी ज्यादा रुपए लगते हैं, और तो और भूकंप अगर आ गया तो आपका घर गया। तो आप वहां पर नहीं रहने वाले। ज्यादातर ज्यादातर जो लोग हैं वो कहां पर रहने वाले हैं? समतल वाली में। और फिर मृदा। मृदा क्यों प्रभावित करती भाई? जहां पर आप अच्छे से खेती कर पाओगे आप वहीं पर तो रहोगे। ऐसा तो है नहीं कहीं पर भी मुंह उठा के रहने के लिए चल दिए, ऐसा तो नहीं करने वाले ना। आप कहीं पर भी जा रहे हो किसी भी क्षेत्र में तो देखोगे कि भाई वहां पर मिट्टी कैसी है, क्या मैं अच्छी तरीके से कृषि कर सकता हूँ, क्या मैं अच्छे तरीके से अपने फसलों को उगा सकता हूँ। भाई ये चीज तो आप देखोगे ही ना, देखोगे। फिर अब भाई एक और आ जाता है, अब आ जाता है इसके अंदर आर्थिक कारक। भाई सबसे पहले आपको और इतना तो पता चल ही गया। और देखिए भाई, इसी में मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि आपको किस तरीके से लिखना है।
किस तरीके से आपको लिखना है, ये चीज भी मैं आपको बता दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको भाई आंसर पता होता है लेकिन उसके बाद भी नहीं आने वाला। लेकिन इस वाली वीडियो में हम ये बात भी पूरी कंफर्म कर देंगे किस प्रकार से उनको आंसर देना है। ठीक है भाई? तो चलिए, आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में क्या आ जाता है? औद्योगिकरण। भाई औद्योगिकरण का क्या मतलब होता है? भाई औद्योगिकरण का बच्चों मतलब होता है कि अगर आप किसी भी एक क्षेत्र में रह रहे हो, वहां पर ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां लग जाती हैं, तो इसी को हम कहते हैं औद्योगिकरण। इसको हम क्या कहते हैं भाई? औद्योगिकरण। अब भाई बात करते हैं नगरीयकरण की। ठीक है भाई? अब ये नगरीयकरण क्या होता है? नगरीयकरण वो होता है जब ज्यादा से ज्यादा नगर बसते चले जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे घर बनते चले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं नगरीयकरण। या जहां जहां पर नगर होंगे, यानी जहां जहां पर अच्छे अच्छे स्कूल्स होते हैं, अच्छे अच्छे घर होते हैं, वहां पर भी तो लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। इसीलिए तो आपने कई बार देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरी क्षेत्रों में आते हैं। खनिज। खनिज क्या है भाई? खनिज का तो भाई जाहिर सी बात है, जो मेरा धरती है, धरातल के जो गर्भ में जो चीज हमें मिलती है वो खनिज है। अब भाई जहां पर अधिक खनिज मिलेंगे लोग वहां पर भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि खनिज को खोद कर ही तो निकाला जाता है। तो वो खोद के निकालने के लिए कौन चाहिए? मजदूर चाहिए। तो लोग उस जगह पर जाएंगे ना? जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि भाई वो मजदूर के तौर पर काम कर सकते हैं। है ना भाई? तो ये कुछ कारण है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। भाई ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और इसको सही से कर लेना। ठीक है भाई? तो चलिए अब दूसरे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भौगोलिक विचारधारा के प्रकारों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन तो कई बार आ जाता है कि भाई ये बताइए कि भौगोलिक विचारधारा यानी कि जो विचारधाराएं हैं, कौन सी विचारधाराएं? भाई भौगोलिक विचारधाराएं। भौगोलिक विचारधाराएं मतलब कि भूगोल। आप ज्योग्राफी का पेपर देने जा रहे हैं, आपको ये तो पता होगा ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, यानी कि भूगोल जो है इसका मतलब क्या? भू यानी कि हमारी धरती, धरती यानी, और गोल यानी कि गोल, यानी हमारी जो पृथ्वी जो है वो है गोल। इसी के बारे में इसने पूछ लिया कि जो हमारी ये पृथ्वी जो है ये कैसी है? गोल है, और इसके अंदर के जो निवासी वो किस प्रकार से रहते हैं, उनके बारे में बात कही गई है, और उनको कितने प्रकारों में बांटा गया है वो हमें बताना है। तो इनको भाई 1, 2, 3 प्रकारों में बांटा गया है, और इन तीनों की तीनों विचारधाराओं के समर्थक कौन है, और इस विचारधारा के तहत क्या क्या माना गया है, वो बात करते हैं हम इसमें। चलिए ठीक है, तो आ जाइए। तो देखिए, पहली विचारधारा का नाम है नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा। पहली विचारधारा कौन सी है? नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा। अब भाई नियतिवादी विचारधारा में क्या क्या है? तो मानव ने खुद को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया। भाई इस वाली ये मैंने पूरा का पूरा डिटेल में नहीं लिखा है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट में लिखा है। अभी भी बता रहा हूँ, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, और अगर आपको वो चाहिए, पूरे पूरे नोट्स चाहिए, तो कमेंट जरूर करना। मैं आपको कमेंट में वो सारे के सारे जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दूंगा। आपको नहीं मतलब कि उसकी एक सेपरेट सी मैं वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो में क्या करूंगा, सारे के सारे नोट्स की फोटो क्लिक करके डाल दूंगा। मैं आज या कल में ही उसको डाल दूंगा। ठीक है भाई? तो बस कमेंट जरूर करना, तो मैं भी भाई समझ जाऊंगा, हाँ भाई कि ठीक है भाई बच्चों को चाहिए, तो मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है? वरना आपका इससे भी काम चल जाएगा। अगर आप इसको भी सही से देखते हो तो आपका आराम से इससे हो जाएगा। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है और आपको ये पता चल जाए हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अपने नोट्स में से अपने में से भी कर सकते हो। आंसर सबका सेम ही रहता है। ठीक है भाई? तो इधर की तरफ आ जाइए। तो मानव ने खुद को प्रकृति के अनुसार ढाल दिया था। मानव ने क्या किया? मानव ने खुद को, इस वाली विचारधारा, नियतिवादी विचारधारा या निश्चयवादी, दोनों एक ही है। आपसे नियतिवादी करके बोल करके भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या निश्चयवादी करके भी पूछा जा सकता है। तो मानव ने खुद को क्या किया है? प्रकृति के अनुसार ढाल लिया है। इस वाली विचारधारा में जितने भी जो मानव हैं, उन्होंने क्या किया है? खुद को प्रकृति के अनुसार ढाला है, खुद को। है ना? मतलब मान लो मैं मानव हूं और मैंने क्या किया? अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया। ठीक है भाई? इस वाली विचारधारा को क्या कहा गया? इस वाली विचारधारा को निश्चयवादी या नियतिवादी विचारधारा कहा गया। और क्या होता है इसमें? इसमें मानव पूरी तरीके से भाई प्रकृति पर ही निर्भर रहता है। ठीक? क्लियर? अब भाई इस विचारधारा के समर्थक कौन है? रिटर, रेडजेल इत्यादि जो लोग हैं, वो क्या है भाई? इस वाली विचारधारा के समर्थक हैं। अब भाई मैं बात करता हूं संभववादी विचारधारा। ये संभववाद विचारधारा कौन सी विचारधारा है भाई? ये मानव ने, अब भाई इसमें क्या किया था? मानव ने खुद को प्रकृति के अनुसार ढाला, लेकिन इस वाली विचारधारा में मानव ने प्रकृति को खुद के अनुसार ढाला। इसमें मानव जो था प्रकृति को मां मानता था, उसको पूजा करता था, उससे डरता था। लेकिन इसमें मानव डरता नहीं था प्रकृति से, प्रकृति का सामना करता था डटकर, और बरसात में छत बना लिया करता था। ऐसी कुछ चीजें हैं इसके अंदर। तो मानव ने प्रकृति को खुद के अनुसार ढाला। मानव ने भाई इसमें क्या किया? मानव ने प्रकृति को खुद के अनुसार ढाल लिया। मानव ने भाई क्या किया? प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया। मानव प्रकृति से स्वतंत्र होकर, यानी निडरता से, डरता नहीं था, निडरता से रहने लगा।
ठीक है। और इस वाली विचारधारा के जो समर्थक है वो विडाल डी ला ब्लास है। कौन? विडाल डी ला ब्लास। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इस वाली विचारधारा के समर्थक कौन है, तो आपको बता देना है विडाल डी ला ब्लास है। और ये वाली जो विचारधाराएं हैं इसके तहत क्या क्या कहा गया है, ठीक है भाई। लास्ट वाली विचारधारा है, इसको भी जान लीजिए, नवनिश्चयवादी विचारधारा। नवनिश्चयवाद विचारधारा कौन सी विचारधारा है भाई? भाई इस वाली विचारधारा में क्या हुआ, ना तो वो असंभववाद ही है, ना ही वो निश्चयवाद है। वो इन दोनों के, संभववाद और निश्चयवाद, इन दोनों के बीच के मार्ग को क्या कहा गया, यानी कि इन दोनों के बीच के रास्ते को क्या कहा गया? इन दोनों के बीच के रास्ते को नवनिश्चयवादी विचारधारा कहा गया। इसमें भाई क्या था, प्रकृति के अनुसार ढला हुआ था। इसमें प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया, लेकिन इसमें ना तो वो प्रकृति के अनुसार ढला हुआ था, ना प्रकृति को अपने ऊपर ढाला उसने भाई क्या किया, उसने प्रकृति अपना विकास तो किया, लेकिन प्रकृति को बचाते हुए अपना विकास किया इस बार, है ना भाई। इसको रुको और जाओ विचारधारा भी कहा गया है या कहते हैं। और यह नियतिवादी और संभववाद दोनों के मध्य का रास्ता है, इसलिए इसको मध्यम मार्ग भी माना जाता है। मध्यम मार्ग को मानती थी, ठीक है भाई। इसको मध्यम मार्ग के भी नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाई बताइए वो कौन सी विचारधारा है जिसको मध्यम मार्ग के भी नाम से जाना जाता है, तो आपको बता देना है नवनिश्चयवाद, ठीक है भाई। और बात करते हैं, और इस वाली विचारधारा के समर्थक कौन है? इस वाली विचारधारा के समर्थक हैं ग्रिफिथ टेलर, ठीक है भाई। ये विचारधारा के समर्थक है। अब भाई एक क्वेश्चन और, भाई याद रखना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये करके ही रखना, अपने अच्छे से तैयारी करके रखना इनकी, ठीक है भाई। अब इस वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो बहुत जरूरी है, ये तो पिछले साल में आया भी था और ये भी पिछले बार में आया था। जो 2023 में जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन तो आए थे। आपको ये सही से करना है, यानी इस बार में इनके चांसेस बहुत अच्छे से बढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। अब परिवहन के साधनों या प्रकारों का वर्णन करें। परिवहन के साधन कौन कौन से? परिवहन का मतलब, भाई परिवहन का मतलब होता है जब हम एक से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हमें एक से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन कौन सी चीजें हमारे लिए लाभदायक होती है, जैसे गाड़ी, बैलगाड़ी या ट्रेन, या फिर हम कह सकते हैं हवाई जहाज, जहाज। इस प्रकार की जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? वो होती हैं परिवहन, ठीक है भाई। लेकिन इसने पूछा परिवहन के साधन कितने हैं, यानी कि कितने प्रकार के परिवहन होते हैं और कौन कौन से होते हैं और किस किस जगह पर चलते हैं। तो भाई देखिए, परिवहन के कितने साधन होते हैं? परिवहन के 3 साधन होते हैं। कौन कौन से? स्थल साधन होता है एक, जल साधन होता है और वायु। स्थल यानी जमीन पर चलने वाले भी साधन होते हैं। इसने कहा है कि जो हमारे साधन है वो 3 प्रकार, यानी 3 जगह पर चलते हैं। पहला स्थल, दूसरा जल, तीसरा वायु। इन 3 जगहों पर वो चलते हैं। अब भाई स्थल पर चलने वाली कौन कौन से साधन है? स्थल पर चलने वाले सड़क, भाई जाहिर सी बात है सड़क पर भी तो हम चलते हैं। स्थल, स्थल माने भूमि, भूमि पर कितने प्रकार के वो होते हैं साधन, यानी एक से दूसरे स्थान पर हमें पहुंचाने वाले। भाई जाहिर सी बात है हम सड़क से भी तो एक से दूसरे स्थान पर जाते हैं। फिर दूसरा पाइपलाइन, भाई पाइपलाइन जो बिछी हुई होती है, हम इसके माध्यम से क्या करते हैं? तेल को या पानी को एक से दूसरे स्थान पर पहुंचाते नहीं पहुंचाते। फिर तीसरा रेल परिवहन। रेल परिवहन भाई ये पटरियां सड़क पर बिछी होती हैं, या हम कह सकते हैं पटरियां ऐसे बिछी हुई होती हैं और इन पर ट्रेन जो होती है चलते जाती है और हमको एक से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। यानी कि 3 प्रकार के ऐसे साधन हैं। जो कौन से साधन हैं? जो स्थल परिवहन के अंतर्गत आते हैं। अब भाई बात करता हूं जल परिवहन। जल परिवहन के अंतर्गत कौन कौन से साधन आते हैं? अंतस्थल और महासागरीय व सागरीय स्थल। अब भाई अंतस्थल और महासागरीय और सागरीय, ये क्या है भाई? अंतस्थल, अंतस्थल का मतलब इसने बोला गया है जल, जल जो होता है वो भारत के अंदर भी कुछ ऐसी नदियां हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है? एक से दूसरे राज्य में व्यापार किया जाता है। लेकिन महासागरीय, महासागरों की बात आ गई। ये मान लो हमारा देश है, इसके अंदर जितनी भी नदियां हैं और ये राज्य है, ये राज्य है, ये राज्य है, हम इस वाले राज्य से इस वाले राज्य को नदी के द्वारा भी तो जा सकते हैं। तो ये हो जाता है भाई अंतस्थल, अंत यानी अंदर, भारत के अंदर। और महासागरीय, महासागर तो भाई बाहर होते हैं सारे के सारे। कौन सा भी महासागर ले लो, हिंद महासागर ले लो, बंगाल की खाड़ी ले लो, और कौन सा रहेगा, अरब सागर ले लो। ये सारे के सारे बाहर ही तो हैं, लेकिन नदियां भारत के अंदर हैं, बीच में भी हैं, आइट साइड में भी हैं। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं? एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं। और ये महासागरीय जो होते हैं इनसे हम क्या करते हैं? एक देश से दूसरे देश में, एक देश से दूसरे देश में हम व्यापार करते हैं। ये हो गया जल, ठीक। ये आपसे पूछा जाता है कई बार, इसके मैं क्वेश्चंस अभी भी बोल रहा हूँ, इसको सही से कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बाद में मत बोलना नहीं बताया था। अब भाई इसकी तरफ आ जाइए।
वायु, वायु परिवहन। भाई वायु में 2 प्रकार के परिवहन होते हैं, ये भी इसी की तरह ही है। एक राष्ट्रीय, राष्ट्रीय राष्ट्रीय देन अंदर, यानी देश के अंदर ही जो व्यापार होता है हवा के जरिए। जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज उड़ करके जाते हैं और जाने के बाद क्या करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट का सामान होता है उसको वहीं लोड कर देते हैं और फिर वहां से दूसरे राज्य में पहुंच जाता है और उस राज्य से दूसरे किसी राज्य में पहुंच जाता है। ये राष्ट्रीय वायु हो गई। अब अंतरराष्ट्रीय वायु, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, ये हो गया, है ना भाई। इतना समझ में आ गया? भाई बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्यों नहीं आया होगा, इतनी मेहनत जो कर रहा हूँ यार, जरूर आया होगा समझ में। लेकिन भाई अगर आप लोग, अब भी कह रहा हूँ, अगर इनको आप हल्के में ले रहे हो तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। इनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये आ सकते हैं। इनको सही से पढ़ लेना, बाद में मत बोलना कि आपसे नहीं कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। ठीक है भाई, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए दो चार क्वेश्चन और हैं, उनको भी पढ़ते हैं और फिर हमारी ये वीडियो जो है खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो कृपया कर वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है? ए भाई ये क्या बोल रहा है? भाई ये बोल रहा है कि राष्ट्रीय संसाधन, मान लो भाई एक राष्ट्र है, कोई भी एक राष्ट्र है, ठीक है, और कोई एक दूसरा राष्ट्र, राष्ट्र मीन्स देश, ठीक है भाई। राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, अब भाई इन दोनों में संसाधन, संसाधन, इसमें कोई अलग संसाधन है, जैसे मान लो भाई इसमें क्या मिलता है, इसमें आलू बहुत सारे हैं, आलू, ठीक है, आलू नहीं लेना चाहते, क्योंकि भाई आलू भी हमारी खाने की जरूरत को पूरा करता है, इसलिए वो भी संसाधन हो गया। आलू नहीं तो लोहा ले लो, लोहा, और इसमें भाई क्या ज्यादा मिलता है, इसमें मिलता हो मान लो भाई सोना, ठीक, इसमें भाई मिलता हो सोना। अब भाई देखो, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, भाई ये संसाधन अलग है, ये संसाधन अलग है। भाई मैं मानता हूँ सोना महंगा बिकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर एक चीज में आप सोने का उपयोग कर सकता है। लोहा बहुत ज्यादा मजबूत होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और में भिन्नता किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है? भाई अब इसको क्या चाहिए, सोना भी चाहिए, इसको कुछ अच्छी अच्छी चीजें बनानी है, तो भाई ये क्या करेगा, ये इसको ले लेगा, है ना भाई। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये भाई इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेगा नहीं करेगा, अपनी देश की सीमा से बाहर व्यापार करेगा नहीं करेगा, इसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ये दोनों और फिर ये क्या करेगा, ये भी तो उससे लोहा खरीद सकता है। तो भाई यही चीज वो पूछ रहा है कि भिन्नता, यानी इन संसाधनों में भिन्नता किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है, यानी कि जो संसाधन है इसमें अलग है, इसमें अलग है, ये किस प्रकार से व्यापार को प्रभावित करती है। भाई ये मैंने आपको यहीं पर बता दिया। तो देखिए भाई क्या होता है, अगर दो या इससे अधिक देशों में एक जैसे संसाधन हो तो वह उस संसाधन या उस देश से व्यापार बिल्कुल भी नहीं करता। क्यों? एक देश है, इसमें वही संसाधन है जो इस वाले देश में है ना भाई। अब क्या वो ये वाला जो देश है ये इस वाले देश से व्यापार करेगा? भाई बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये जो चीज ये चाहता है, या जो देश जो इसके पास है वो इसके पास भी है ना भाई, यानी दोनों के पास एक जैसी चीज है, तो भाई ये इससे क्यों व्यापार करेगा और ये भी इससे क्यों व्यापार करेगा? क्योंकि ऑलरेडी वो चीज इसके पास है, तो ये उसको वो नहीं खरीदने वाला। ये किस चीज को खरीदेगा? उस चीज को जो इसके पास नहीं है। तो भाई ये क्या खरीदेगा, इस वाले देश के पास कुछ ऐसी चीज है जो इसके पास नहीं, तो ये इससे व्यापार करेगा, इससे व्यापार नहीं करेगा। ठीक है भाई, तो ये यही बोलना चाहता है कि व्यापार नहीं करते हैं क्योंकि उसे अपनी जरूरतों की चीजें चाहिए, जिस देश में होंगी उसी से वो व्यापार करेगा या व्यापार संभव हो पाएगा। इसके कारण भाई क्या होता है, विदेशी व्यापार या संसाधनों में भिन्नता ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। किस प्रकार से बढ़ावा देती है? वैसे तो 5 नंबर का है, काफी बड़े क्वेश्चंस में आते हैं ये, और ये मैंने शॉर्ट में लिखा ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए भाई। ठीक है, और मैं इसकी पीडीएफ भी आप वीडियोस इसकी सेंड कर दूंगा, उसकी भी देख लेना बस, और कुछ नहीं करना है। अब भाई एक क्वेश्चन और आ जाता है, और भाई ये याद रखना, ये बहुत जरूरी है, फिर बाद में मत बोलना बताया नहीं इंपॉर्टेंट कौन सा, इंपॉर्टेंट कौन सा। भैया आप ही बोलते कि इंपॉर्टेंट बता दो, बता दिया हमने इंपॉर्टेंट, खुश। तो चलिए, अब भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार की हानि, जो अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार करते हैं हम एक से दूसरे देश पे, एक से दूसरे देश में जब व्यापार करते हैं, भाई हमें तो हमारी जरूरत की चीजें मिल गई, तो क्या ये अब हमारे लिए हानि हानि होती जा रही है? नहीं, हमारे लिए कुछ लाभ भी, सॉरी, क्या हमारे लिए लाभ ही लाभ होते जा रहे हैं? नहीं, हमारे लिए कुछ हानि भी है। क्या क्या हानि है वो देख लेते हैं। भाई देखिए, जब भी हम किसी एक से दूसरे देश में हम व्यापार करते हैं तो हमारे लिए क्या क्या हानि आती है? अन्य देशों पर निर्भरता को बढ़ावा या बढ़ता है। अन्य देशों पर हमारी निर्भरता जो है वो बढ़ती जाती है। कैसे? भाई देखो, अगर हमारे पास कोई भी एक चीज है, ठीक है, तो अब हमारे पास जो चीज नहीं है, हम क्या सोचेंगे, हम उस चीज को बनाने की जगह हम यही तो सोचेंगे कि यार हमें आसानी से वो दूसरे देश से मिल जाएगी, तो हम क्यों बनाएं?
है ना? हम दूसरे देश पर निर्भर होंगे, नहीं होंगे। तो भाई यही बात ये कहना चाहता है। प्राकृतिक संसाधनों को दोहन या का दोहन, प्राकृतिक जो संसाधन है उनका दोहन होना। भाई जो प्राकृतिक के जो संसाधन है, प्रकृति के संसाधन कौन-कौन से भाई? प्रकृति के संसाधन है कोयला, पेट्रोलियम। जब भी हम एक से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो भाई जो जहाज होते हैं या हम एरोप्लेन से, हवाई जहाज से जाते हो, तो भाई उनमें कई सारे पेट्रोल, डीजल ऐसी कई सारी चीज़ें उपयोग करते हैं, तभी तो जा पाते हैं हम। तो भाई इन चीज़ों का क्या होता है? दोहन होता है। दोहन मतलब इनको खत्म कर दिया जाता है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर दिया जाता है। ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा एक हानि हमें प्राप्त होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। और क्या होता है? व्यापार के लिए वनों की कटाई, हम व्यापार करते हैं, व्यापार करने के लिए हमें भाई ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए? लकड़ियों के जहाज चाहिए, तभी तो हम भाई क्या करेंगे? उसको बनाने के लिए हम भाई क्या करते हैं? पेड़ों को काटते हैं। तो भाई ये भी तो एक नुकसान ही हुआ ना? ये सारी की सारी चीज़ें थी इसके अंदर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हमें ये हानियाँ होती हैं। ठीक? अब इसकी ओर बढ़ जाइए। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक भी फालतू का क्वेश्चन नहीं है, सही से पढ़ लेना भाई। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि भाई आसान है, नहीं, ये काफ़ी बड़े भी हैं, ठीक-ठाक बड़े हैं और अच्छे क्वेश्चन्स हैं भाई ये। कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन्स की सेपरेट वीडियो बनाई, ज़्यादा नहीं है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है और यहीं के साथ हमारी वीडियो खत्म। तो चलिए भाई, जल प्रदूषण के कारण। अब भाई जल जो होता है वो दूषित होता है किन-किन कारणों से? भाई बचपन से हम जो कहानियाँ लिखते आ रहे हैं ना, वो मत लिख देना कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला कूड़ा हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे मत लिखना भाई, क्योंकि अब आप लोग 12th क्लास में आ चुके हो और आपको पैटर्न जो लिखा हुआ है, जो जिस पैटर्न से बुक में लिखा हुआ है, वही पैटर्न आपको यूज़ करना है, तब आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ये मत सोचना हाँ भाई जल प्रदूषण, अरे वही वाला प्रदूषण, हाँ भाई वो फैक्ट्रियों से निकलने वाला कूड़ा, ऐसा मत करना बिल्कुल भी, नंबर कट जाएँगे। इधर देखिए भाई, कौन से कारण है? पहला, प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत कौन-कौन से प्राकृतिक? यानी कि भाई वो वाले कारण जो प्रकृति से होते हों। यानी प्रदूषण जो है वो फैलता है किसके कारण? प्रकृति के भी कारण फैल जाता है, कैसे? अपरदन। भाई ऐसा नहीं है कि प्रकृति प्रदूषण नहीं फैलाती, फैलाती है, कैसे? अपरदन। अपरदन का मतलब क्या होता है कि जो बड़ी-बड़ी चट्टानें होती हैं, ये खिसक जाती हैं। ये खिसक जाती हैं या फिर हम कह सकते हैं पानी के साथ-साथ जो मिट्टी होती है, वो भी बहती हुई आती है, इसको अपरदन कहते हैं। और बात करते हैं भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है भाई? जो चट्टानें होती हैं, वो टूट जाती हैं, वो खिसक जाती हैं, इसको हम बोलते हैं भूस्खलन। ठीक है भाई? और बात करते हैं मृत पशु। पशु मर जाते हैं, इनको हम भाई क्या करते हैं? ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। जब हम इनको खुला छोड़ देते हैं, तो ये भी हमारी वायु को या हमारे जल को या हम ये जब जल में डाल देते हैं, तो उन जलों में कीड़े पड़ जाते हैं। उन पशु में कीड़े होते हैं, वो सड़े हुए होते हैं। जब हम उसको डाल देते हैं उनके अंदर, पानी के अंदर, तो इससे भी तो हमारा जल जो है वो दूषित हो जाता है। है ना भाई? और कौन से कारण हो सकते हैं? ये भाई मैंने आपको बताया प्राकृतिक स्रोत। जो प्रकृति के द्वारा कोई जानवर मर जाता है और वो पानी में अगर गिर जाता है, तो वो पानी दूषित कर देता है। ठीक है? अब बताता हूँ मानवीय स्रोत। मानवीय मतलब मानवों के द्वारा किया गया कचरा। देखिए भाई, औद्योगिक कचरा। भाई मानव जो है फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला कूड़ा। मैंने बताया था डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना, इस तरीके से लिखना है। मानवीय स्रोत, मानवीय स्रोत में क्या आ सकता है? औद्योगिक कचरा, यानी फैक्ट्रियों से निकलने वाले कूड़े। और नदियों में कचरा। नदियों में हम क्या करते हैं भाई? घूमने-फिरने के लिए जाते हैं, ये डाल दिया कूड़ा नदियों में, ये डाल दिया, कुछ नहीं तो लगे पड़े सुसु करने में। भाई इसके कारण भी होता है भाई प्रदूषित, है ना भाई? और क्या भाई? फैलना, कचरा फैलता है। और कीटनाशक। कीटनाशक मीन्स भाई हम क्या करते हैं जब भी खेत होते हैं, खेत में अच्छी फसल होगी इसके लिए हम क्या करते हैं? हम नए-नए अच्छे-अच्छे प्रकार के कीटनाशक बनाते हैं, यानी कि जानवरों को या छोटे-छोटे जो कीट्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनको मारने के लिए हम कुछ अलग प्रकार की चीज़ें बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कीटनाशक। और इसको जब हम उसमें डाल देते हैं जल में मिला कर के हम उसका छिड़काव करते हैं, तो इससे भी तो हमारा जल जो है वो दूषित हो जाता है, क्योंकि वो मिट्टी जो होती है वो भी तो एक से दूसरे स्थान पर वर्षा के समय बहती है, तो इससे भी हमारी जो जल होता है, हमारा जो जल होता है वो दूषित होता है। धार्मिक स्रोत। भाई धार्मिक स्रोत कैसे? भाई तीर्थ यात्रा, जब भी हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं हम भूखे पेट चले जाते हैं, नहीं। हम जब घूमने-फिरने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हमें जो भी चीज़ मिलती है, हम उसको खरीद के खाते हैं और जो भी पन्नी होते हैं, उसे फेंक देते हैं, रैपर्स जो होते हैं, उन्हें फेंक देते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि धार्मिक स्रोत में हम क्या करते हैं चुन्नी ले ली माता जी की या फिर ऐसे ही कुछ और ले लेते हैं। हम धार्मिक ये कचरा-वचरा फैलाते हुए चले जाते हैं, कुछ नहीं तो हवन करने लग जाते हैं, राख रह जाती है और फिर हम क्या करते हैं, उस राख को जल में बहा देते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये तीर्थ यात्राएँ, इनसे कचरा होता है पैदा। पर्यटन, पर्यटन का मतलब होता है घूमना-फिरना। जब भी आप एक से दूसरे स्थान पर घूमने के लिए जाते हो, तो उस समय भी हम कई सारा कचरा जो है कर देते हैं। ठीक है भाई? उम्मीद करता हूँ आपको ये वाले क्वेश्चन पूरे डेफिनिटली समझ में आ गए होंगे।
तो ठीक है भाई, यहाँ के साथ में मेरी वीडियो तो खत्म होती है, लेकिन भैया अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो मैं फिर से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस वाली वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छी लगी हो तो। ठीक है भाई, और ऐसा नहीं है कि मैं और वीडियो नहीं बनाऊँ, मैं अब और भी वीडियोस डालने वाला हूँ, इस वाले की नहीं, अब आगे भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल जो ऐसा कुछ और भी आएगा तो उनकी भी मैं वीडियो जो है बना करके जल्दी से जल्दी सेंड कर दूंगा। और इसकी जो इंपॉर्टेंस कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके मैं ओनली इन पेजेस की पिक खींच करके इनकी वीडियो बना करके सेंड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा मैं यूट्यूब पर, तो वहां पर भी देख लेना। इसके बाद जस्ट वो वाली वीडियो मैं बना करके डालने वाला हूँ। ठीक है भाई, और तो और चलिए बस इतना ठीक है। तो तब तक, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपना आपका कोई दोस्त भी हो तो उसके पास भी ये वाली वीडियो भेज दें। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये वाली वीडियो। ठीक है भाई? तो मिलते हैं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।